आपके पास अचानक से व्हाट्सअप पे कॉल आती है, आप घर पे बैठे हो, एक व्हाट्सअप पे कॉल आती है, आप व्हाट्सअप कॉल उठाते हो और कॉल उठाते ही उधर साइड पे एक स्क्रीन चल रही होती है जिसमें कुछ गलत काम हो रहा होता है। लेट्स से कोई न्यूड लड़की होती है या इस तरह का कुछ चल रहा होता है। जो स्कैमर है वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, आपका कैमरा ऑन करके रखता है, आपका गैलरी से जो भी फ़ोटोज़ है, हो सकता है बहुत सेंसिटिव फ़ोटोज़ हो, वो निकाल के रखता है। अब मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट रन करूँगा और ये पासकोड ब्रूट फोर्स करेगा। जैसे ही अनलॉक हो जाएगा मुझे बता सकते हो। अरे भाई हो गया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज होंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैकिंग के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, डार्क वेब के बारे में। बहुत सारे हैकिंग डिवाइसेस हम देखेंगे और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है ऋषभ पांडे भाई। मैं चाहता हूँ भाई आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा खुद दो, थोड़ी हैकिंग में आप कैसे घुसे, क्या क्या आपने करा है, थोड़ा बताओ यार। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मैंने हैकिंग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले करी है। शुरू में मैंने ब्लैक हैट हैकिंग करना स्टार्ट किया, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ को हैक करना स्टार्ट किया जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट करी और साथ में कई सारे गवर्नमेंट एजेंसी, सीक्रेट सर्विसेज के लिए इंस्टीट्यूशन में काम किया और ट्रेनिंग्स वगैरह दी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। करेंटली मैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, एपीआई सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और बहुत सारे डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी वर्टिकल्स पे काम कर रहा हूँ। भाई आप कह रहे हैं कि आपने लर्निंग पर्पस के लिए कंट्रीज़ को हैक किया, वो क्या होता है, वो कैसे किया आपने? सी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे एनोनिमस ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप क्या करते हैं, किसी एक कंट्री को टारगेट करते हैं। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, तो जैसे ही 14 अगस्त या 15 अगस्त का एक टाइम आता है तो एनोनिमस ग्रुप में लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि भाई ये हमें या ये वेबसाइट टारगेट करनी है, ये सर्वर टारगेट करना है। तो एक प्लान बनाया जाता है। प्लान ऐसा होता है कि एक लिस्ट आती है कि इन सारी वेबसाइट्स को, इन सारे गवर्नमेंट वेबसाइट की एक लिस्ट दे दिया जाता है। तो हैकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डार्क वेब पे एक चैट रूम क्रिएट करते हैं। वहाँ चैट रूम में सारे हैकर्स बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अच्छा इस तरह का सर्वर है, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, इसको डाउन करने में कितनी बैंडविड्थ लगेगी, या इसको डाउन करने में और क्या एक्सप्लॉइट यूज़ हो सकता है, ये वेब एप्लीकेशन कैसे ब्रेक हो सकती है। तो वो सारी स्ट्रैटेजी बना के एक लिस्ट डाल देंगे वहाँ पे कि यार ऐसे 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 हम लोग इसको हैक कर सकते हैं। तो लेट्स से 1000 वेबसाइट्स आ गई वहाँ पे और उसमें से 100 वेबसाइट्स को एक ग्रुप में बांट दिया गया कि ये ए ग्रुप, ए एनोनिमस ग्रुप ऐसा काम करेगा, बी एनोनिमस ग्रुप ऐसा काम करेगा, सी एनोनिमस ग्रुप ऐसा काम करेगा, और साथ में उसके एक्सप्लॉइट भी दे दिए गए। अब करना क्या होता है, जैसे ही 14 अगस्त आया, 14 अगस्त आप सभी जान रहे होंगे कि क्या है, तो उसके पहले ही हैकर्स अपना अटैक लॉन्च करते हैं और वो सारी 1000 वेबसाइट या 1000 एप्लीकेशन एक साथ डाउन हो जाती है। तो ये आपका सीखना भी होगा और आपकी मौज मस्ती भी होगी, खेल भी लिया। हाँ, ये ज़्यादातर मौज मस्ती के लिए ही है। क्योंकि अगर आप और किसी कंट्री में, अपनी कंट्री में इस तरह का ट्राई करते हो तो लीगल लिटिगेशन में आप फंस सकते हो। और कोई कंट्री का भी करा आपने या बस? कई सारी कंट्रीज़ के लिए किया है, बट जैसा हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते हैं तो आई बिलीव। तो बस उनकी वर्किंग डाउन करते हैं या फिर वहाँ टाइटल वाइटल चेंज कर देते हैं और वो सब? मैं डिटेल में बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। देखिए, हैकिंग में कई सारे फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। तो जैसा हमने बताया, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हो सकता है एक इंडिविजुअल का हो, लेट्स से मैं किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। पैसिव में क्या करते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल सोर्स है, जैसे हम सभी की आदत है फेसबुक, इंस्टा और इन सब जगह अपनी लोकेशन डालने की, फ़ोटोज़ डालने की, एक्टिविटीज़ को डालने की। तो वहाँ से हम पैसिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमें कुछ और अटैक परफॉर्म करने के लिए एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की ज़रूरत होती है, तो हम आपको कॉल करते हैं कि यार ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, किसी भी तरह से स्कैम कॉल करते हैं। तो वहाँ से हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सेम वेबसाइट या वेब सर्वर के लिए होती है। सबसे पहले वेबसाइट या वेब सर्वर की लिस्ट तैयार करते हैं, उसको स्कैन किया जाता है कि ये वेबसाइट में, और लेट से 3 तरह की होस्टिंग यूज़ होती है। होस्टिंग आप समझ रहे हो, जब भी हम वेब एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं तो हम 3 डिफरेंट तरह के सर्वर में उसको होस्ट कर सकते हैं। एक सर्वर है शेयर्ड होस्टिंग, जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन एक ही बकेट में होस्ट की जाती है। दूसरा है डेडिकेटेड, एक आइसोलेटेड कंप्यूटर होगा जहाँ एप्लीकेशन होस्ट की जाएगी। और एक होता है वीपीएस, जैसा हम लोग अपने सिस्टम में वीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं, वैसा ही एक होस्टिंग होती है। तो यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करती है। डिफरेंट अपनी वेबसाइट को, लेट्स से की बात कर लेता हूँ, और डिफरेंट वेबसाइट को एक ही डेटा सेंटर में होस्ट करते हैं। और
दो एप्लीकेशन के बीच किसी तरह का आइसोलेशन नहीं होता है। तो हैकर क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी एक एप्लीकेशन है जिसके साथ 10 एप्लीकेशन या 100 एप्लीकेशन कनेक्टेड है। तो वो उस एक एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, उसके वल्नरेबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद फिर उस एप्लीकेशन को हैक करेंगे, फिर उस सर्वर को हैक करेंगे जिस पर वो एप्लीकेशन रन कर रही है। उसके बाद बैकग्राउंड में उस सर्वर पे और भी 100 एप्लीकेशन चल रही है, मल्टीपल एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाता है। यस। फिर वो सारी एप्लीकेशन को हैक करेंगे, उसका डेटा डंप कर लेंगे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी जो हैकर एक बहुत अच्छा काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन में एक बैकडोर डाल देते हैं। बैकडोर डाल के छोड़ दिया, अब एप्लीकेशन 6 महीने पुरानी हो गई, 1 साल पुरानी हो गई, बैकडोर डला हुआ है। हैकर ने क्या किया, किसी दिन मूड हुआ, अटैक किया, एप्लीकेशन सारी डाउन, 100 एप्लीकेशन डाउन। अब कोई एजेंसी या कोई गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले बैकअप लेगी और बैकअप से इंस्टॉल करेगी। तो बैकअप में आप 2 महीने पुराना बैकअप लोगे, 3 महीने पुराना बैकअप लोगे, उससे पुराना बैकअप आप नहीं लोगे क्योंकि आपके पास रीसेंट डेटा नहीं रहेगा। तो वो हैकर क्या करेगा, 1 साल पहले उसने शेल डाल रखी है, जब आप 3 महीने वाला बैकअप भी डालोगे तो उसमें भी उसका शेल रहेगा। तो इस तरह से एजेंसीज कंफ्यूज हो जाती है कि हैक हो कैसे रहा है। तो इसलिए 1 साल तक का डेटा रहता है उस बैकडोर में। हाँ, बैकडोर में डेटा नहीं, बैकडोर में बेसिकली लेट्स से मुझे आपने फ़ोन दिया, मैंने आपका फ़ोन आज ले लिया, आपके फ़ोन में मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद आपने फ़ोन का बैकअप बनाया। जैसे आईफोन का हम लोग क्लाउड पे बैकअप बना के रखते हैं, और या फिर एंड्रॉयड का एक क्लाउड पे बैकअप बना के रखते हैं। जब भी फ़ोन लॉस्ट होता है तो हम बैकअप से रिकवर कर लेते हैं, सारी ऐप रिकवर कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद आपको ऐसा लगा कि यार मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरे फ़ोन से पेमेंट हो रही है, कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आपको ये लगेगा कि यार कोई रीसेंट एप्लीकेशन जो मैंने डाउनलोड करी है या इंस्टॉल करी है उसके थ्रू मेरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आप क्या करोगे, सारा फॉर्मेट करोगे और अपना 2 महीने या 3 महीने पुराना बैकअप इंस्टॉल कर लोगे। बट हैकर ने क्या किया है, आपके 6 महीने पहले ही आपके सिस्टम में वो मालवेयर या फिर स्पाईवेयर डाल रखा है। तो आप जब भी पुराना बैकअप डालोगे वो ऑलरेडी हैक्ड रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हम वेब सर्वर के साथ करते हैं, हम बैकडोर डाल के छोड़ देते हैं उसको और काफ़ी टाइम बाद फिर वहाँ अटैक परफॉर्म करते हैं। और क्या क्या चीज़ें करी है भाई आपने अपने स्टार्टिंग डेज में, थोड़ा बताओ। स्टार्टिंग डेज में जैसा कि मैंने बताया शेयर्ड होस्टिंग वाला, तो एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। जैसे कॉलेजेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी एक डेवलपर या किसी एक एजेंसी को पकड़ लिया और उनको बोला कि भाई आप मेरा वेबसाइट बना दो, सर्वर बना दो, ये अटेंडेंस सिस्टम बना दो, इस तरह की चीज़ें आप बना दो। अब वो एजेंसी क्या करती है, और भी कॉलेजेस और भी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड होती है, तो सेम तरह की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली वो सारा डेटा वो एक सिंगल होस्टिंग सर्वर पे होस्ट करते हैं। तो अगर हमने किसी कॉलेज का एक सिस्टम हैक किया तो उस सिटी के सारे कॉलेजेस का हमें एक्सेस मिल जाता है। 1 या 2 ही एजेंसी होंगी जो सबको मैनेज कर रही होती है, या 1 या 2 कंपनीज होती हैं वो सबको मैनेज कर रही होती है। तो इसमें मैंने लाइक आपने देखा होगा कॉलेज के टाइम में, जो कि बहुत शुरू की बात है और उस टाइम आई वाज जस्ट लर्निंग दिस साइबर सिक्योरिटी। तो एक कॉलेज में एक अटेंडेंस सिस्टम रहता था जहां आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होती थी। आप जाओगे डिवाइस पे अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाओगे और आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में दिख जाएगा कि यार ये बंदा आया था, ये बंदा कॉलेज आज आया था। अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से आपकी अटेंडेंस कम है, लेट्स से 70% 60% से कम है, तो कॉलेज फाइन लगाता था कि यार आपको ना एग्जाम में नहीं बैठने मिलेगा ऐसा। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंट उस टाइम मैंने बहुत फेस किया यार, पहले मिल जाते मुझे आप। भाई अच्छा एक चीज़ बताओ, आजकल हम हर जो भी नई ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, सब लोग हमसे एक्सेस तो मांगते ही हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स, ईमेल आईडी, नंबर वंबर सब मांगते हैं। तो ये जो ऐप्स होती हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल जोमेटो ले लेते हैं या स्विगी ले लेते हैं कुछ खाना ऑर्डर करने की, या ब्लिंकिट ले लेते हैं, तो ये डेटा कितने सेफ होते हैं? हमारी इंडियन ऐप्स कितनी सेफ हैं अपना डेटा देने के लिए? कई लोग कार्ड भी डिटेल डालते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो कितना सेफ है? सबसे पहले तो किसी भी तरह की ऐप पे आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन कहीं भी सेफ नहीं है। जैसा आप देखते हैं रिसेंट अभी एक कुछ टाइम पहले एक साइबर अटैक हुआ जिसमें आई गेस 83 करोड़ इंडियन यूज़र का पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स लीक हुई, जबकि वो काफ़ी सिक्योर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में उस तरह का डेटा सेव है। सेम एज इस तरह की एप्लीकेशन जो आपका डेटा रखती है, हैकर्स भी इन ऐप को क्रैक करते हैं, हैक करते हैं और वो आपका डेटा डंप करते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लाइक अगर मुझे ये जानना है कि लाइक आपके बारे में कि आपका डेटा, आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे है,
तो मैं बस एक सिंपल सा आपका फ़ोन नंबर डालूंगा या ईमेल एड्रेस डालूंगा और मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका डेटा अब तक कहाँ कहाँ से लीक हुआ है, आपने किस किस वेबसाइट पे क्या क्या पासवर्ड रखा हुआ था, और एक ये भी चांस हो सकता है कि आपने सेम पासवर्ड और भी वेबसाइट पे यूज़ किया हो, जिसको एक पासवर्ड रीयूज़ अटैक बोलते हैं, और उसका यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो हैकर क्या करते हैं, इस तरह से लीक डेटाबेस आपको डार्क वेब पे मिल जाएगा। डार्क वेब पे बहुत सारे फोरम्स हैं भाई। लेकिन ये जो डेटा हैक होता है ये बिकता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। सी डार्क वेब पर जो भी हैकर डेटा हैक करता है, लेट्स से मैं एक हैकर हूँ, मैंने इंडियन डेटा हैक किया, बट अब मैं डायरेक्ट जाके किसी को सेल नहीं कर सकता, तो मैं एक अपना एलियास क्रिएट करूँगा। एलियास मतलब एक मेडअप नेम बनाऊँगा। मेडअप नेम बनाने के बाद टॉर पे चले जाऊँगा और टॉर से मैं डार्क वेब कनेक्ट कर लूँगा। डार्क वेब पे बहुत सारे फोरम्स हैं। फोरम्स का मतलब है जहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। एक बहुत पॉपुलर फोरम है, और सिमिलर तरह की बहुत सारी फोरम है जो कुछ टाइम पब्लिकली अवेलेबल थी, बट अभी आई गेस FBI ने उसको बंद कर दिया। तो अभी आप उस वेबसाइट को अगर पब्लिकली खोलोगे तो लिखेगा कि बैंड बाय FBI या सीज्ड बाय FBI, बट डार्क वेब पर ये अभी भी चल रही है। तो जैसे ही डेटा मिलता है, बंदा क्या करता है, सबसे पहले डार्क वेब पे जाता है, डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है तो उस डेटा को एक साथ अपलोड कर पाना या रख पाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो डार्क वेब फाइल शेयरिंग का यूज़ करता है। अगर वो डेटा को पब्लिकली डोमेन में कहीं पे अपलोड करता है, लेट्स से अगर मैं AWS या किसी क्लाउड में यूज़ करता हूँ, तो AWS का सर्च इंजन या क्लाउड का सर्च इंजन उसको सर्च कर लेगा कि यार इस तरह का PII इन्फॉर्मेशन या PCI इन्फॉर्मेशन। PII का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर, मतलब आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका होम एड्रेस, ये सारी PII इन्फॉर्मेशन है। और कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को PCI इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इस तरह की कैटेगरी बनाई गई है। तो अब वो हैकर क्या करेगा, आपका डेटा डार्क वेब पर ही होस्ट करेगा, डार्क वेब पे एडवर्टाइज करेगा मेडअप नेम से। उसके बाद फिर एक डिस्कॉर्ड का चैनल क्रिएट करेगा और आपको इनवाइट करेगा कि अच्छा आपको ये डेटा चाहिए, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, आप मेरे इस एलियास से कनेक्ट कर लो। आप डिस्कॉर्ड पे चले जाते हो। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि यार मुझे भरोसा नहीं है तेरे पास ये डेटा है कि नहीं, आप सैम्पल डेटा मांगोगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आधार कार्ड का डेटा। तो आप बोलोगे ना मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, और आप इसके अक्रॉस जो भी रो में डेटा है, लेट्स से मेरा फ़ोन नंबर, फादर का डिटेल्स और होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये आप दे दो, तो आपको सैम्पल डेटा भेजेगा। उसके बाद आप उसको ये बोलोगे कि आपको कितना डेटा चाहिए। लेट्स से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ना A नाम का डेटा दे दो, B नाम का डेटा दे दो, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा है और इतने सारे आप पैसे दोगे नहीं जितना डेटा है, आपको सिर्फ काम का डेटा चाहिए। लेट्स से मैं एक स्कैमर हूँ, मैं डार्क वेब पे जाता हूँ और मुझे स्कैम करना है जो भी बंदा दिल्ली NCR में रहता है। तो अब मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू एक काम कर, दिल्ली NCR वाले जितने भी बंदे हैं उसका आप एक क्वेरी चला ले और उनका डेटा डंप करके बता दे कितने डेटा है। तो बताएगा भैया ये डेटा जो है लगभग 15,000 यूज़र का डेटा है। तो अब उसके हिसाब से एक डील हो जाएगी कि ठीक है 15,000 यूज़र का, पर यूज़र का आप ये प्राइस पे। क्या क्या प्राइस, आपको कुछ आइडिया है कितने में बिकता है एक बंदे का डेटा? अभी जो रेट है डार्क वेब पर अपना आधार कार्ड का, वो 83 करोड़ यूज़र का डेटा। अच्छा। तो 1 में आपको डेटा मिल जाएगा, नेगोशिएट करोगे आपको और सस्ते में मिल जाएगा। तो स्कैमर्स यूजुअली कार्ड डिटेल्स वाला डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सब कुछ खरीदते हैं। हाँ, सब कुछ खरीद सकते हैं। तो वो स्कैमर्स ही खरीदते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जगह अपना नंबर लिखवा दिया कहीं पे, जैसे मॉल वॉल में नंबर लिखवाते हैं, तो अब अलग अलग जगहों से भी कॉल आने लगते हैं। या जैसे एक प्रॉपर्टी वाले को अपना नंबर लिखवा दिया, जैसे 99 एकड़ पे कुछ देखते हुए लॉगिन कर दिया, तो अलग अलग डीलर्स को भी नंबर आने लग जाते हैं, कॉल्स आने लग जाते हैं। तो ऐसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां भी खरीदती हैं डार्क वेब से हमारा डेटा, या फिर सिर्फ स्कैमर्स ही खरीदते हैं? ये कंपनीज भी डेटा लेती हैं, बट ये कंपनीज कोशिश ये करती हैं कि जो डेटा आपका पब्लिकली अवेलेबल हो, जैसे आपने जोमेटो को डेटा दिया या किसी ऐप को दिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या आपने किसी जगह जाके, जैसा आप बता रहे हो, आपने एक फॉर्म फिल किया और उन्होंने डेटा बेस बना लिया। अब कंपनीज, जो छोटी कंपनीज है, जो कॉल करने वाली कंपनीज है, आपको कॉल करती हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो बड़ी कंपनीज नहीं है, तो वो लोकलाइज डेटा लेंगी। किसी मॉल के पास चली गई कि आपके पास जो यूज़र विजिट करते हैं ना, इसका डेटा दे दो, तो उनको सस्ते में वो डेटा मिल जाएगा। अगर बड़ी कंपनीज़ को डेटा चाहिए तो वो डार्क वेब से खरीदती हैं, बट यूजुअली जो हमें कॉल्स आती हैं वो बहुत लोकलाइज लेवल पे डेटा होता है, जो हम सरफेस वेब से ही ले सकते हैं कहीं से भी।
भाई जो आमतौर पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ जैसे इसने बोला कि फूड ऐप्स हैं जिससे तुम ऑनलाइन पे करके तुम खाना मंगा रहे हो, तो इससे बचा कैसे जाएगा? बिकॉज वो लोग कार्ड्स की डिटेल डलवाते हैं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डलवाते हैं, तो इससे बच कैसे सकता है आम आदमी? सी जब भी आप इन्फॉर्मेशन सेव करते हो तो दो जगह इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऐप खुद इन्फॉर्मेशन सेव कर रही है। अगर ऐप इन्फॉर्मेशन सेव कर रही है, आपकी कार्ड की डिटेल सेव कर रही है, तो आपको कंसेंट पेज दिखेगा कि भैया आप एक कंसेंट दो ताकि हम आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव करें। जब आप नेक्स्ट पेमेंट करोगे तो आपको बस CVV देनी है, तो वो क्या करेंगे, आपकी डिटेल सेव कर लेंगे। जब आप कोई पेमेंट परफॉर्म करोगे तो वो डिटेल जो पेमेंट सप्लायर है NCPI को फॉरवर्ड करेंगे और आपसे CVV ले लेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का डेटा नहीं देना है तो आप सबसे पहले उनका कंसेंट पेज देख लो और आप कोशिश करो कि QR से पेमेंट कर दो बिना अपना क्रेडिट कार्ड सेव किए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के साथ एक बड़ा कंसर्न ये है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर हमें OTP आती है, बट अगर हम फॉरेन कंट्री से यूज़ करते हैं तो OTP की ज़रूरत नहीं है। सही बात ये चैलेंज है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से आप अपना कार्ड लॉक करके रखो। यूजुअली मैं अपने सारे कार्ड्स को लॉक करके रखता हूँ, तो जब भी आपको पेमेंट करनी है आप ऐप से कार्ड का लॉक डिसेबल करो, आप पेमेंट करो, फिर कार्ड लॉक कर दो। या कार्ड में एक लिमिट लगा सकते हैं कि हमें मैक्सिमम इतना ही स्पेंड करना है, अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो आप फिर से जाके अपना कार्ड अनलॉक करो और हम पेमेंट। कुछ केसेस में हम जो बार कोड होता है वो भी फेक होता है, वो भी हैकेबल होता है कि बार कोड आया है और पैसे कहीं और जा रहे हैं, सभी होता है। हाँ, पॉसिबल होता है। देखो बार कोड क्या होता है, जब भी हम किसी बार कोड को स्कैन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन उस बार कोड, मतलब जब भी हम बार कोड स्कैन करते हैं, ये एप्लीकेशन, फ़ोन की एप्लीकेशन उसको ब्राउज़र पे भेजती है रिजॉल्व करने के लिए। तो कई बार वो बार कोड एक वेबसाइट पर ले जाता है, हाँ। और वेबसाइट से कोई डेटा डाउनलोड करता है और वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट फ़ोन में डाउनलोड होती है और एग्जीक्यूट होती है। और जो भी एग्जीक्यूशन में जिस भी तरह का लेट्स से जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। हो सकता है वो पेमेंट भी कर दे, हो सकता है वो कोई और फाइल डाउनलोड कर ले। अगर सिर्फ पेमेंट कराए तो बहुत सिंपल, बहुत छोटी चीज़ है, आप बच गए हो। हैकर क्या करते हैं, आप बारकोड स्कैन करोगे, वो बारकोड ब्राउज़र पर जाएगा, ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक सर्वर पे, वहाँ से एक ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होगी और इंस्टॉल हो जाएगी। अब उसके बाद वो आपका कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपका वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब फुल एक्सेस मिल गया उनको। हाँ बिल्कुल, बारकोड से फुल एक्सेस। तो जब भी आप स्कैन करते हो ना बारकोड, आप देख सकते हो कि ये जो भी चीज़ें कर रहा है, ब्राउज़र कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और जैसे भी iCloud की भी बात हो रही थी, तो iCloud जैसे मानते ही बहुत ज़्यादा सेफ रहता है उस पर डेटा, वो भी हैकेबल है? अभी तक ऐसा केस तो नहीं मिला है कि iCloud से डेटा लीक हुआ है। अच्छा, iCloud काफ़ी सिक्योर है, AWS और बाकी जगह से डेटा लीक हो सकता है। और क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में आजकल, किस किस तरीके के चल रहे हैं इंटरनेशनली, और यहाँ पर कैसे हैकिंग, कुछ स्टोरीज अगर आपके पास है जो रिसेंट केसेस हुए हो? एक बहुत रीसेंट स्कैम जो मैंने कुछ दिनों में सुना है, मेरे पास एक कॉल आती है किसी रिलेटिव की, तो उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो स्कैम की स्टोरी बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे आप और हम कहीं घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं, हमारी आदत है घूमने जाने के पहले हम स्टोरी लगा देते हैं कि हम कश्मीर जा रहे हैं या हम किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी फेसबुक पे लगा दी, वो कश्मीर घूमने जा रहे थे। तो यूजुअली जब आप कश्मीर जाते हो तो आपका पोस्ट पेड सिम ही चलता है, प्रीपेड सिम नहीं चलता। इवेंचुअली उनके पास प्रीपेड सिम था, वो कश्मीर गए, उन्होंने स्टोरी अपनी लगा दी। स्कैमर ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो स्कैमर ने क्या करा, उस बंदे का फ़ोन नंबर क्लोन किया और उसके घर पे फ़ोन करा कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, और अभी के अभी आप जो है 50,000 रुपीज़ मुझे भेज दो, मुझे इसको एडमिट कराने जाना है। भाई थोड़ा एक क्लोनिंग एक्सप्लेन कर दो क्लोनिंग ऑडियंस बता को। दो, फ़ोन नंबर क्लोनिंग क्या होती है और कैसे होती है? देखिए इसको स्पूफिंग बोलते हैं। स्पूफिंग बेसिकली कॉल स्पूफिंग होती है, फ़ोन स्पूफिंग होती है, ईमेल स्पूफिंग होती है। तो सबसे पहले हम स्पूफिंग टर्म को समझते हैं। स्पूफिंग एक तरह का इम्पर्सनेशन अटैक है। अगर मैं आपका मेल आईडी यूज़ करता हूँ या आपका नाम यूज़ करता हूँ या आपका फ़ोन नंबर यूज़ करता हूँ तो इसको स्पूफिंग बोलते हैं। तो अगर मैं किसी और का फ़ोन नंबर यूज़ करके कॉल कर सकता हूँ, इसको कॉल स्पूफिंग बोलते हैं। तो आप हमारा नंबर से कैसे कर सकते हो बिना फ़ोन लिए? ओके, मेरे पास एक फ़ोन है और मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। तो अटैकर क्या करते हैं, अटैकर या स्कैमर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं। आप फेसबुक पे लाइव हो, आप वीडियोस बना रहे हो, तो आपकी प्रोफाइलिंग करेंगे, आपका वॉइस रिकॉर्ड करेंगे,
वॉइस निकालेंगे, एआई में वो वॉइस डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप देखते रहेंगे आप कब बाहर जा रहे हो, कब कंट्री से बाहर जा रहे हो। उन्होंने आपकी प्रोफाइलिंग पहले से कर रखी है और उन्होंने एक एआई से आपका वॉइस का सैंपल जनरेट कर लिया है। अब क्या करने वाले हैं, वो आपके ही फ़ोन से कॉल करेंगे और बैकग्राउंड में आपकी आवाज़ चला देंगे कि मेरे को लग गई है पापा, मैं गिर गया हूँ, एक्सीडेंट तो हो गया है। इसमें कितनी मतलब कितना उनको चाहिए होता है कि वॉइस में, मतलब मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा है, 1-2 वर्ड बोला तो पूरा वो हो जाता है? थोड़े स्टेटमेंट चाहिए होते हैं, लाइक हमें 1 से 2 लाइन चाहिए होती है। अच्छा। अगर हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा होगा एआई उतने अच्छे से आवाज़ रेप्लिकेट करेगा। कम डेटा होगा तो अगेन आवाज़ बहुत स्मूथली रेप्लिकेट नहीं होगी, बट छोटे डेटा सैंपल से भी हम ये अटैक कर सकते हैं। और कॉल कैसे, नंबर कैसे मिलता है उन्हें कॉल करने के लिए? सपोज उनके पास नंबर है बट फ़ोन हमारे पास है, तो वो कैसे, क्या कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई ऐप होती है, क्या होता है? ये कॉल स्पूफिंग अटैक हम किसी भी फ़ोन से कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी एप्लीकेशन इंडिया में बैंड है, इंडिया में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इस पर 1 लाख का जुर्माना और 3 साल की जेल लगा रखी है। बट चूँकि स्कैमर करते हैं तो इसका एक डेमो करके देख लेते हैं। सो अभी एक भाई का नंबर मैंने सेव कर रखा है और मैं कॉल कर देता हूँ। आप अपना नंबर या कोई नंबर डायल करना चाहते हो आप कॉल कर लो। मतलब जो हमारे की कैमरा टीम है, आपने इनका नंबर सेव किया अपने पास और अब इसके नंबर से आप हमें फ़ोन करोगे? मैं 91 लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो बेसिकली आपका नंबर नहीं आएगा, इनका नंबर आएगा हमें कॉल करते हुए। किसी का भी नंबर आएगा, मतलब जिसका भी नंबर हमने सेव कर रखा है पहले, उसके नंबर से कॉल कर सकते हैं। सेम हम ईमेल के साथ कर सकते हैं। पहले हम कॉल के साथ देख लेते हैं। वो आ गया, सही नंबर है। उसी से आ रहा है? हाँ वाह भाई, तो ये अच्छा, ये ऐप यूज़ करी आपने एक, जिसका हम नाम ऑब्वियसली नहीं लेंगे। ये बैंड है अभी आप कह रहे हो? हाँ, ये ऐप बैंड है, आप इंडिया में इसको यूज़ नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। बट जस्ट टू शोकेस कि स्कैमर इन ऐप्स का कैसे यूज़ करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। बेसिकली इसको VoIP कॉलिंग बोलते हैं, Okay. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक तरह की फैसिलिटी है जिससे आप IPs के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो इस फैसिलिटी का यूज़ करके स्कैमर कॉल करते हैं, तो इसको SIP कॉल या VoIP कॉल बोलते हैं। तो ठीक है, फिर उनको स्पूफ कॉल किया गया, उसके बाद क्या हुआ? स्पूफ कॉल किया तो वो घबरा गए और उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए अच्छा, तो उसने क्या बोल के पैसे मांगे, क्या बोला उन्होंने? कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और ये इसको एडमिट कराना है, आप बहुत जल्दी पैसे भेज दो नहीं तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने अपना QR भेजा और उन्होंने आई गेस 60,000 रुपीज़ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो पता कैसे चला उन्हें कि बाद में जब बात हुई तो? बाद में उन्होंने कनेक्ट किया, क्योंकि यूजुअली वो उनके जो बच्चे थे ना, यूजुअली शाम को एक टाइम कॉल करते थे इंटरनेट कैफ़े से या होटल रूम में जाके वाईफाई या व्हाट्सएप से कॉल कर लिया करते थे। तो जब उन्होंने कॉल किया तब ये सारे स्कैम का पता चला। अरे बाप ओ भाई, तो इस केस में बेसिकली एकदम से पैसे ट्रांसफ़र ना करो, मल्टीपल कॉल्स कर लो उसके दोस्त को या साथ में जो भी गया, ऐसे ऐसे फ़ोन करके बात कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी फ्रॉड के यहाँ पैसे चले गए 60,000 80,000 रुपये। मैं बताता हूँ इसमें कैसे करना है। तो जैसे आपको डाउट लग रहा है कि यार ये ना स्पूफ्ड कॉल हो सकती है, तो आप उस फ़ोन पे एक SMS भेज दो और आप उसको बोलो कि भाई तू SMS पढ़ के बता SMS में क्या गया है। क्योंकि फ़ोन उसके पास है नहीं तो उसके पास SMS नहीं जाएगा कभी भी। गॉट इट। अरे यार ये तो सही स्कीम है। अच्छा भाई, जैसे अभी वाईफाई की बात हो रही थी तो थोड़ा वाईफाई के बारे में थोड़ा जानते हैं कि भाई जैसे होटल्स में हम रूम लेते हैं, वहाँ पे एक्सेस करते हैं उनका वाईफाई, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है कि एक बंदे के लिए हैक करना, क्योंकि अगर उनको पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं होटल में सबका आ सकता है आपके पास डेटा। बिल्कुल। क्या क्या डेटा आ जाता है भाई वाईफाई से? जैसे हमारा फ़ोन एक नॉर्मल होटल के वाईफाई से कनेक्ट है, तो आप क्या क्या एक्सेस कर सकता है एक हैकर? जो भी डेटा आपके फ़ोन से ट्रांसफ़र हो रहा है, देखो इस अटैक को हम बोलते हैं MITM अटैक। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी होटल नेटवर्क से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो यूज़ केस ये है कि हैकर भी उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आप और हैकर एक दोनों सेम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो, दोनों अपना डेटा एक सेम राउटर को भेज रहे हो। तो हैकर क्या करेगा, एक लैपटॉप अपना ओपन करेगा और इसको MITM अटैक बोलते हैं और वो राउटर बन जाएगा। तो जब अब आपका डेटा क्या होगा, डायरेक्ट राउटर पर जाने की बजाय अटैकर के लैपटॉप से जाएगा और फिर राउटर के पास ट्रांसफ़र होगा। तो अटैकर जो भी आपका डेटा जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप चैट्स, किसी से आप चैट कर रहे हो, वो इनक्रिप्टेड रहेगा। इनक्रिप्टेड कैसे? जो भी व्हाट्सअप
पे हम चैट करते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। व्हाट्सअप ये फीचर यूज़ करती है, बट कुछ मेथड का यूज़ करके हम इसको Hack कर सकते encrypted को भी हैक कर सकते हैं। yes। तो उसके अलावा एसएल photos- डाउनग्रेड अटैक बोलते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यार आपका ना डेटा एसएल पे जा रहा है, तो अटैकर अपने ही सिस्टम पे एक एसएल डाउनग्रेड अटैक भेजेगा आपको, और आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो डाउनग्रेड हो जाएगा, वो एसटीटीपी पे जाने लगेगा और इंक्रिप्शन हट जाएगा, और वो फिर डेटा आपका क्लियर टेक्स्ट में रीड कर पाएगा। और अगर फोन को भी एक्सेस कर सकते हैं या सिर्फ सेंड कर रहे हो आप वही एक्सेस हो सकता है? वो एक्सेस हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा अटैक है इसमें। उसमें अटैकर क्या करता है, जब भी आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो और अटैकर ने MITM अटैक कर रखा है, तो वो एक फेक पॉइंट बनाएगा। लाइक आप फेसबुक से कनेक्ट कर रहे हो या इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रहे हो, तो यूजुअली आपका फ़ोन इंस्टाग्राम की IP को कनेक्ट करता है और लॉगिन करता है। तो अटैकर अभी क्या करेगा, अपने ही सिस्टम में इंस्टाग्राम की डिफरेंट IP इंटर कर देगा और वो IP उसके सर्वर पर रहेगी। अब आप जब भी इंस्टाग्राम या फेसबुक लॉगिन करोगे, तो वो रिक्वेस्ट रियल इंस्टाग्राम में जाने की बजाय उसके DNS से रिजॉल्व होगी। इसको DNS रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी हम कोई भी, जैसे हम ब्राउज़र में वेबसाइट टाइप करते हैं, तो वेबसाइट एक नेम है और नेटवर्क या इंटरनेट नेम को नहीं जानता, IP को जानता है। तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट DNS के पास जाती है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या करता है, उस नेम को, लेट्स से facebook.com को IP में कन्वर्ट करता है और IP वापस फ़ोन को भेजता है कि अपना डेटा इस IP पे भेजो, ना कि इस डोमेन पे। MITM करने पे अटैकर क्या करता है, एक फेक DNS पॉइंट क्रिएट करता है। अब जब भी फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, अटैकर के पास वो रिक्वेस्ट आएगी। अटैकर क्या करेगा, फेक IP आपको भेजेगा उसके सर्वर पे। अब आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी का डेटा फेसबुक के सर्वर पे ना जाके उसके अटैकर के पास चला जाएगा, पर लॉगिन हो जाएगा। हाँ, लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन की डिटेल वो सारा कैप्चर कर सकता है। बट अगर जैसे हमारे मोस्टली फोन्स में ऑलरेडी लॉग्ड इन ही होती है डिटेल्स, हम लॉगिन नहीं करते, बस यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी हैक हो सकता है हमारा सोशल मीडिया। यस, जब भी हम कोई सेशन यूज़ कर रहे हैं या लॉग्ड इन यूज़र मतलब लॉगिन कर रखा है और सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक कुकी शेयर करते हैं सेशन मेंटेन करने के लिए। कुकी या फिर एक स्ट्रिंग, जो भी रिक्वेस्ट जाती है वहाँ पे एक यूनिक स्ट्रिंग सेंड कर रहे होते हैं, ताकि सर्वर वेरीफाई कर सके कि शुभम ने लॉगिन कर रखा है। तो अटैकर क्या करेगा, अब पासवर्ड की जगह उस यूनिक स्ट्रिंग को नेटवर्क से कैप्चर कर लेगा। अब वो यूनिक स्ट्रिंग अपने ब्राउज़र या अपने फ़ोन में डाल के सीधे आपके लॉग्ड इन सिस्टम का एक्सेस कर सकता है। अच्छा भाई, हैकर को क्या डिवाइस चाहिए होता है ये इतना, मतलब होटल का वाईफाई हैक करने के लिए? बहुत सिंपल डिवाइस, सिर्फ एक लैपटॉप से हैकर वो होटल का वाईफाई हैक कर सकता है, MITM अटैक कर सकता है। अच्छा। अगर वो और बड़े रेंज में करना चाहता है, लेट्स से मैं होटल के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं होटल से 500 मीटर दूर बैठ के अटैक करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा एंटीनाज या फिर वाईफाई रिपीटर्स का यूज़ करेंगे। वो रिपीटर क्या करेगा, आपके होटल के पास एक वाईफाई का रिपीटर लगा के छोड़ देगा या कार में रख देगा। अब हैकर 1 किलोमीटर दूर बैठा है, जो कार में रिपीटर रखा है वो सिग्नल को बूस्ट करके उस कार तक पहुंचा देगा और उस कार में बैठ के हैकर हैक करेगा। और वहाँ से वो, जो भी कई बार होता गया है कि इसका यूज़ टेररिस्ट बहुत करते हैं इस तरह का। अगर उन्हें कोई ईमेल भेजनी है तो वो ईमेल अपने सिस्टम या किसी नेटवर्क से नहीं भेज सकते, वो वाईफाई के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वाईफाई के पास जाके हैक करते हैं तो वहाँ पे वो कैमरे में या सर्विलांस में आ सकते हैं। तो वो रेकी के टाइम कोई रिपीटर होटल के आसपास या किसी गाड़ी में छोड़ देते हैं और वहाँ से 500 मीटर या 200 मीटर दूर एक और रिपीटर छोड़ देते हैं, फिर 200 मीटर दूर एक और रिपीटर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब वो 1 किलोमीटर दूर बैठ के 1 किलोमीटर दूर वाले होटल का नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं उस रिपीटर का यूज़ करके। अब वो मेल भेजते हैं या एक्सटॉर्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जब भी पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो होटल के आसपास का CCTV देखेगी किसने यूज़ किया, बट उस बंदे ने तो 1 किलोमीटर दूर बैठ के होटल का वाईफाई यूज़ किया है, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा लोकल लेवल पे सर्विलांस करने पे। तो यहाँ पे काम आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो यहाँ पे अगर पुलिस को सच में पकड़ना है तो डिजिटल फॉरेंसिक्स करनी पड़ेगी। यूजुअली डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत टेक्निकल टर्म है और इंडियन पुलिस उसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए इस तरह के स्कैमर या हैकर या फिर टेररिस्ट बच जाते हैं। तो इसमें आप विदाउट कैमरा पता लगा सकते हो, बंदा नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ उसने किया है, ऐसा जो आप बता रहे हो उस चीज़ से, वो चीज़ यूज़ करके। यस भाई, थोड़े और स्कैम्स की बात करते हैं, क्या क्या चल रहा है, लोग किस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं, थोड़ा बताओ। पिछले आई गेस 1-1.5 सालों से एक वर्क फ्रॉम होम स्कैम बहुत पॉपुलर हुआ है।
और इसमें आई बिलीव कुछ लोगों की डेथ भी हुई है जो इस स्कैम में फंसे हैं। मैं न्यूज़पेपर की कुछ आर्टिकल्स देख रहा था, कुछ बच्चे इस स्कैम में फंसे, उन्होंने पैसे दिए, अपने फ़ीस के पैसे दे दिए और फिर उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो इस स्कैम की एक बात कर लेता हूँ। ये काफ़ी पॉपुलर स्कैम है जो आजकल चल रहा है। तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी डेटा, तो डेटा हमारा फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गया, जैसे आपने किसी होटल में जाके लिखवा दिया या फिर कहीं पे लिखवा दिया, तो डेटा हैकर को मिल गया। अब क्या हैकर या स्कैमर क्या करेगा, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा जो बहुत कॉमन है। वो कोई भी फेक नंबर से व्हाट्सएप बनाएगा और वो रियल नंबर नहीं होता, वो कभी आपको कॉल नहीं करेगा, किसी भी फेक नंबर से व्हाट्सएप क्रिएट करेगा। उनके पास एक स्क्रिप्ट होगी, तो वो स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर देगा कि भैया क्या आप वर्क फ्रॉम होम स्कैम क्या आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, आपको कुछ करना नहीं है, बस इस वेबसाइट पे जाना है, गूगल रिव्यूज़ लिखने हैं, थोड़े मोड़े लाइक करने हैं, हमें स्नैपशॉट भेजना है, और ये सारा करने पर आपको पर एक्शन 50 रुपये 100 रुपये मिल जाएंगे। ये तो हमारे पास भी आया हुआ है। तो इनिशियली अटैकर क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। आप थोड़े ऑपरेशंस करते हो, थोड़ी चीज़ें करते हो, पेमेंट कर देगा, वो दे देगा, पेमेंट कर देगा, 150-200 रुपये आपको मिल चुके हैं, दे देगा, हाँ। अब उसके बाद क्या करेगा, अब देख लिया कि भाई मतलब वो एक ग्रुप में 100-150 लोगों को मैसेज भेजता है, उसमें से 50 लोगों ने को पैसे भेज दिया, तो उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस स्कैम को टेलीग्राम स्कैम भी बोलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया। अब क्या करेगा अटैकर, इनिशियली ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अब आपसे पैसे लेने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड कराएगा, फिर प्रीपेड टास्क देना स्टार्ट करेगा। उसमें ये बोलेगा कि आप ना 2000 रुपये दो, हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको थोड़े टास्क देंगे, आप टास्क परफॉर्म करोगे और शाम को आपको 5000 10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, आप 1-2 बार 1000-2000 रुपये देते हो, टास्क परफॉर्म करते हो, आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अब उसने आपका ट्रस्ट बना लिया, अब अंधा ट्रस्ट बन चुका है। अब आपको वो बड़े टास्क देता है कि अब आप काम करो 50,000 रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ ऐसे दो। आपको लगता है कि यार सारी चीज़ें सही चल रही है, हमने जो है सीक्वेंशनल में इस पूरे प्रोसेस में 5-10 हज़ार रुपये तो कमा ही लिए हैं, अब आप 50,000 रुपये दे देते हो। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हो वो आपको ग्रुप से बाहर कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और बाकी लोगों के साथ वो स्कैम करता रहता है। 50 में से भी अगर 2 लोगों ने भी उसको 50,000 दे दिए, उसका लाख रुपए बन गया आराम से। ज़्यादा ही देते हैं लोग, फंस जाते हैं। और किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं भाई? अच्छा, एक स्कैम और बड़ा कॉमन है, आपके पास अचानक से व्हाट्सअप पे कॉल आती है, आप घर पे बैठे हो, एक व्हाट्सअप पे कॉल आती है, आप व्हाट्सअप कॉल उठाते हो और कॉल उठाते ही उधर साइड पे एक स्क्रीन चल रही होती है जिसमें कुछ गलत काम हो रहा होता है। लेट से कोई न्यूड लड़की होती है या इस तरह का कुछ चल रहा होता है, और मीनवाइल वो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड हो गया, इसके पहले उसने आपके फेसबुक से या फिर इंस्टा से आपके सारे रिलेटिव्स और सब लोगों का इन्फॉर्मेशन देख रखी होती है। वो स्नैपशॉट वो उनको भेजने की धमकी देंगे कि यार ना आप मेरे साथ सेक्स चैट कर रहे थे, ऐसी चीज़ें कर रहे थे, तो वो भेज देंगे, तो आपसे पैसे लेंगे। तो ये स्कैम बहुत कॉमन है और मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किस तरह की एक्सटॉर्शन हुई भाई ये साढ़े? इसमें तो कितना ही पैसा मांग ले, वो इज्जत बचाने के लिए दे ही देगा। इज्जत बचाने के लिए दे देते हैं, और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा काफ़ी लोग इसमें पैसे दे देते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इससे बचा कैसे जाए भाई, कुछ है तरीका? सबसे पहले तो अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल उठानी ही नहीं है भाई बहुत आते हैं, और आउट ऑफ कंट्री के नंबर से कॉल्स आते हैं। और दूसरा क्या होता है, अभी मैंने कैमरे पे टेप नहीं लगाया है, मैं यूजुअली अपने कैमरे पे टेप लगा के रखता हूँ सारे। लैपटॉप के कैमरे पे या फ़ोन के कैमरे पे, या अगर मैं अननोन कॉल उठा रहा हूँ तो आप ना उसको कैमरे को अपने हाइड कर दो, अपनी उंगली से हाइड कर दो, बेस्ट वे ये है, आप हाइड कर दो। भाई आप एक स्कैम बता रहे थे, चाइनीज़ ऐप लोन वाला स्कैम, वो बहुत चल रहा है, लोग लोन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं लोन कहाँ से मिला जाए, तो फिर वो क्या होता है? तो होता क्या है, ये स्कैम भी अभी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और ये स्कैमर करने के लिए ना बहुत सिंपल सा API यूज़ करते हैं जिसको रैट बोलते हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। इस ऐप का सोर्स कोड कहीं भी गिटहब पे मिल जाएगा, और कोई लेमैन से लेमैन बंदा उस सोर्स कोड को लेकर ऐप बना देगा। अब वो क्या करता है, आप सर्च कर रहे हो कि मुझे भैया लोन चाहिए, अब वो SEO करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग, और कुछ फर्जी वेबसाइट्स या फर्जी लिंक गूगल पर डलवा देगा। आप सर्च करोगे यार क्विक लोन ऐप, तो वो सारी लोन ऐप आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी SEO SMO से। आप वो लोन ऐप को डाउनलोड करोगे या कॉल करोगे, तो जब आप लोन ऐप को डाउनलोड करोगे या कॉल करोगे कि मुझे लोन चाहिए विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा मोड़ा लोन आपको दे देंगे 10-20 हज़ार रुपये, और बोलेंगे KYC वेरिफिकेशन करनी है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे, बोलेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो,
KYC वेरिफिकेशन के लिए या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए, और वहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है, तो आपको ऐप को परमिशन देनी होती है फाइल अपलोड की। तो मीनवाइल तो गैलरी और ये सारा का एक्सेस आप उस ऐप को दे देते हो। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपने उस बंदे को पैसे वापस कर दिए, ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग। लेट से आपने 10,000 रुपये लिए तो आपको 20,000 30,000 आपने वापस कर दिए, सारी चीज़ें स्मूथ चल रही है, वापस कर दी। अब वो क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस में 2-1.5 महीने वो ऐप आपके फ़ोन में पड़ा रहता है। जो स्कैमर है वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, आपका कैमरा ऑन करके रखता है, आपका गैलरी से जो भी फ़ोटोज़ है, हो सकता है बहुत सेंसिटिव फ़ोटोज़ हो, वो निकाल के रखता है, और साथ में इस पूरे ड्यूरेशन में वो आपकी पोर्टफोलिंग करता है, आपके कितने रिलेटिव्स हैं क्या है वो देखता है, आपका व्हाट्सअप चैट देख सकता है, रैट अगर है तो कुछ भी देख सकता है, ये सारा वो स्नैपशॉट करके रखता है। अब होता है रियल गेम, आपने पैसे तो दे दिए, अब दोबारा वो आपको बोलता है कि भैया आप नो ये सारी डिटेल है मेरे पास, तेरी एक बंदी के साथ ये फोटोज़ पड़ी है, उस दिन अब तू यहाँ मुझे गया, पैसे उल्टे कर। अब तू उल्टे कर। तो इसमें मैं अभी एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक कॉलेज के स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस उसे मिली थी, उससे वो देनी पड़ी, और वो सुसाइड करने तक चलेगा। उसके पहले वो ATM लूटने गया, ATM में पकड़ा गया वो, फिर जेल में गया, फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो ये एक अभी रिसेंट केस है, ये 1 से 1.5 महीने पुराना केस है जो मेरे पास आया था। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। बाप रे यार, ये तो गलत भाई। डिवाइसेस की बात करते हैं, आप इतने सारे डिवाइस लेकर आए हो, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को दिखाओ और थोड़ा बताओ उनके बारे में। चलो शुरू करते हैं हम इस डिवाइस से। तो बेसिकली इस डिवाइस को हम हैक RF बोलते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करता है और रिप्ले करता है। यूजुअली जितनी भी हमारी कार है या डोरबेल है या फिर बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करती हैं। तो इंडिया में थोड़ा ना ऊपर कर दो भाई, इस कैमरे में, ये आपका कैमरा, थोड़ा दिखा दो। ओके ठीक है, ऐसे ठीक है। तो इस डिवाइस को हैक RF बोलते हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को कैप्चर करता है और उसको रिप्ले कर सकता है। तो जैसे हमारी कार है, हमारी कार भी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिट करती है। और भी जितनी डिवाइसेस है, जैसे आपने डोरबेल देखी होगी, आजकल कीलेस डोरबेल है, आप डोर बजाते हो और घंटी बज जाती है। या फिर कैमरे है, वो भी कीलेस है, मतलब सॉरी वायरलेस कैमरे हैं। तो वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी से मेन फ्रेम यानी मेन स्क्रीन को ब्रॉडकास्ट करता है इंटरनल स्क्रीन में एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। तो इन सारी फ्रिक्वेंसी को आप इस पर्टिकुलर डिवाइस से कैप्चर कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो। इवन किसी भी तरह की कार कीज़ को हम इससे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, इवन जैमिंग तक परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे एंटीना लगता है। अगर मुझे जैमर लगाना है तो हम एक साथ जैमर ऑन करेंगे। जब भी आप कार की दबाओगे तो वो कार तक ना जाके जैम हो जाएगी और हमारी डिवाइस में कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद उसकी का हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी गाड़ी अनलॉक कर सकते हो फिर इससे। हाँ, लगभग बट सारी आप कार। इंजन चालू नहीं कर सकते। इंजन चालू करने के लिए हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है। वो क्या है? उसमें ऐसा होता है कि जब भी आप अपनी कार की इंजन के पास ले जाओगे तो इंजन में एक इमोबिलाइज़र होता है, इंजन इमोबिलाइज़र। तो कार की हमेशा एक बहुत छोटी रेडियो वेव्स भेजती रहती है लगातार कनेक्ट करने के लिए। तो जब भी कार की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी वो रेडियो वेव्स भेजेगी और कार का जो इंजन है वो उस रेडियो वेव को रिसीव करेगा और ये समझ जाएगा कि हाँ यार ये कार तो अपने मतलब कि कार के आसपास है। तो उस केस में भी हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके ना कार, जैसे मैं आपके पास अभी बैठा हूँ और मैंने आपकी कार की और कार की जो हमेशा इमिट करती रहती है वो मैंने कैप्चर कर रखा है। तो कार अनलॉक के साथ साथ मैं एक डिवाइस लेके जाऊंगा कार के पास और कार को लगेगा कि यार ये ना कार की मेरे पास ही है और कार स्टार्ट हो जाएगी। इसका दूसरा एक ऑप्शन भी है, अगर मेरे पास वो आपका कार की का क्लोन नहीं है तो कार में आपने देखा होगा OBD पोर्ट होता है। अच्छा, कार बेसिकली एक ECU से कनेक्टेड होती है। जितने भी कार के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं वो एक ECU से कनेक्ट करते हैं। वो सारा जो कम्युनिकेशन है उसको CAN बस बोलते हैं, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है कि कार की स्टीयरिंग के राइट साइड में एक पोर्ट होता है। आपको उस पोर्ट को ओपन करना है, वहाँ एक हैकिंग डिवाइस लगानी है और आपको कार को डायरेक्ट स्टार्ट कर लेना है। या वहाँ से हम उस पोर्ट में डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हमारी की
एक की इमिट करती रहती है, कार भी सेम तरह की इमिट करती रहती है की से कनेक्ट करने के लिए। तो हम कार से भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको रिप्ले कर सकते हैं, तो वहाँ से कार स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत सारे और अटैक भाई ये डिवाइसेस जितनी भी ये जो लग्जरी कार्स हैं वो भी हैकेबल है, वो भी खुल जाएंगी इन डिवाइसेस से? बिल्कुल, मैंने कई सारी कार्स में ट्राई किया है तो चल जाती है। BMW जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये हाँ, सब ये सारी चल जाती हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो नॉर्मल कार्स में क्या है कि नॉर्मल कार में हमने की डाली और हर बार सेम तरह का रिस्पांस जनरेट करता है, कि सेम तरह का पैटर्न जनरेट हुआ, हमने उस पैटर्न को रेडियो वेव्स को कैप्चर किया और रिप्ले कर दिया। जो थोड़ी महंगी कार्स हैं, जैसा मर्सिडीज़ या BMW की बात कर रहे हैं, तो वो रोलिंग की यूज़ करते हैं। उसमें एक की एक बार दब गई या एक की एक बार चली गई तो दोबारा वो की रीयूज़ नहीं होगी। तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आपने की दबाई, फिर दूसरी बार की दबाई, तो किस तरह से सीक्वेंस, किस ऑर्डर में कार सीक्वेंस भेज रही है। तो तो हैकर को मल्टीपल टाइम्स गाड़ी के पास जाना पड़ेगा जब वो अनलॉक या लॉक हो रही है, एक बार से काम नहीं चलेगा। नहीं, दो तीन चीज़ें मैं इसमें कर सकता हूँ। एक तो हमने सीक्वेंस देख लिया कि यार इस तरह से सीक्वेंस है, तो अब नेक्स्ट जब कार की प्रेस होगी तो हमारे पास ऑलरेडी 3-4 सीक्वेंस पड़े हैं, तो अगला सीक्वेंस कैसा होगा, तो कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हम नेक्स्ट सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी आप कार में अनलॉक या लॉक की दबा रहे हो, हमने जैमर ऑन कर रखा है और आपका वो की हमने कैप्चर करके स्टोर कर लिया है, अब वो यूनिक की है। दोबारा हम कार के पास जाएंगे तो कार को अभी तक वो की रिसीव नहीं हुई है, तो कार के लिए वो अननोन की है और हम उसको रिप्ले करेंगे, चल जाएगा, बट वो एक ही बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। एक बार हम कार अनलॉक कर लेंगे उससे। तो इस केस में तो बंदा सेफ ही नहीं है, अगर हैक करना चाहे बंदा कर सकता भाई फॉर्च्यूनर तो एक ही बार में हैक कर दोगे आप? आई बिलीव हो जाना चाहिए। है। ऐसी कौन सी गाड़ी जो हैक नहीं हो पाती? कौन सा ऐसा ब्रांड है? मुझे अभी तक तो इंडिया में जितनी भी कार्स आ रही है उसमें से तो लगभग सारी मैंने खोल रखी हैं, सारी खुल जाती हैं। मैंने कई सारी कार कंपनीज को रिपोर्ट भी किया है बग को फिक्स करने के लिए। तो वो करते हैं, मतलब उसका रिस्पांस देते हैं कि हम इसको फिक्स करेंगे, या किया भी है किसी ने? करा है, टाटा ने करा है, 1-2 कंपनीज और करा है। तो वो जो भी नेक्स्ट फर्मवेयर अपडेट आता है उसके साथ वो फिक्स कर देते हैं। भाई वॉल्वो भी कर दोगे आप? वॉल्वो तो कहते हैं सबसे सेफ और सबसे सिक्योर गाड़ी है। डिपेंड करता है, अगर हम इस डिवाइस से नहीं कर सकते तो कैन बस से कर सकते हैं। तो कैन बस की सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। जो स्मार्ट वॉल्वो बसेस हैं उनकी भी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। अच्छा। तो अगर हम किसी तरह से की फॉब का यूज़ करके नहीं हैक कर सकते तो हम हार्डवेयर के थ्रू या कैन बस के थ्रू, मतलब कोई ना कोई रास्ता है, निकल आता है करने का। अच्छा, ये प्लेन्स के साथ भी है कि बड़े बड़े प्लेन्स हो गए उनको भी कर सकते हैं? बड़े बड़े प्लेन्स बेसिकली रेडियो वेव्स पर काम नहीं करते। रेडियो वेव्स पर सिर्फ कुछ इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो प्लेन्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा। भाई और कैसे डिवाइस है अपने पास? तो एक ये डिवाइस है, इसको हम ऊबरटूथ 1 बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, जितने भी BLE या ब्लूटूथ लो एनर्जी वाली कम्युनिकेशन थी, लेट से हमारा एक बल्ब है, वो क्या करता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है। आप फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हो अपने बल्ब को, लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो, नीला पीला हरा वाला वैसा कलर चेंज कर रहे हो। और भी सारी एप्लीकेशन है जो ब्लूटूथ पे काम करती है। तो इस डिवाइस से हम उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके सेम रिप्ले कर सकते हैं या उनकी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिवाइस है, ये भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। अच्छा। वैसे लाइट को हैक करके क्या ही करेगा आदमी? कई जगह यूज़ होती है, लाइक एसी वेसी भी हो जाते हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं आजकल। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसी तो मैं अभी आपका बंद कर सकता हूँ। अच्छा, अभी बंद कर दोगे? ये तो ब्लूटूथ वाला है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसके लिए है मेरे पास एक और डिवाइस। अच्छा जी। आप घर के बाहर खड़े हो और अंदर लोग बैठे तो भी बंद हो जाएगा इसी इतनी दूर से? नहीं, इतनी दूर नहीं, क्योंकि रेंज है, क्योंकि ये सारा बंदे गर्मी में मिनिमम रसोई तक तो आना पड़ेगा भाई को। अगर इंटरनेट इनेबल्ड है तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैठ के किसी और कंट्री में कोई एक हार्डवेयर डिवाइस चल रही है उसको बंद कर सकता हूँ। तो बेसिकली इस तरह के काम हम करते हैं। और हार्डवेयर डिवाइसेस की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो फेल हो गए, लेट्स से आप कोई कार चला रहे हो या कोई जैसे वॉल्वो बस चला रहे हो और किसी ने रिमोटली उस बस का ब्रेक फेल कर दिया, जैसे कि हम कैन बस के साथ वो कर एक केस आया कुछ टाइम पहले, उसमें अटैकर ने क्या किया, कार की रिक्वेस्ट को कैप्चर करा और उसने कार का ब्रेक फेल कर दिया। ऐसा भी हो जाता है कि कोई कमांड दी और ब्रेक फेल हो गया? हो जाता अच्छा। फिर उसके बाद कंपनीज ने उस पर काम किया, उस चीज़ को, उस बग को फिक्स किया। ये काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना ये वीडियो मिल जाएगा। मैं उस कार कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी पॉपुलर ये अटैक है।
तो एक एक्सप्लॉइट था जिससे वो अटैकर ये एक्सप्लॉइट कर सका, इस तरह का काम कर सका। तो जब भी हम किसी बड़ी डिवाइसेस की बात करते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर उन बड़ी डिवाइसेस में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है या बसेस में फॉल्ट आता है, या लेट्स से हम एटॉमिक रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, स्काडा नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ अटैक होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस पर मेरे साथ एक स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले लगभग 2021 में यूएस में टेक्सास से लेकर न्यू जर्सी तक एक पाइपलाइन बनी हुई है। वो पाइप क्या करती है, फ्यूल सप्लाई करती है। जैसे रेगुलर हमारे यहाँ ट्रक्स में फ्यूल सप्लाई होता है, सुबह सुबह फ्यूल स्टेशन पे ट्रक आते हैं और हम अपना फ्यूल भर लेते हैं, मतलब वो फ्यूल स्टेशन को फिल कर देते हैं। बट यूएस में लगभग 8,000 साढ़े 8,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो ये फ्यूल सप्लाई करती है, और वो सारा फ्यूल सप्लाई होता है जिससे उनके प्लेन्स चलते हैं, रॉकेट चलते हैं और भी सारी कार चलती है। तो अटैकर ने एक रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने क्या किया, इस अटैक को कोलोनिकल गैस पाइपलाइन बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक किसी ऑपरेटर का उन्होंने मतलब हैकर को एक ऑपरेटर का पासवर्ड मिल गया कहीं पे। अब उन्होंने उस पासवर्ड का यूज़ करके उनके सिस्टम का एक्सेस कर लिया। सिस्टम का एक्सेस करने के बाद अटैकर ने वहाँ पे रैंसमवेयर डाला। अब वो रैंसमवेयर स्प्रेड करते करते जितने भी सारे स्टेशंस थे जहाँ से वो पाइपलाइन कनेक्ट होती थी, पाइपलाइन ऑपरेट होती थी, वो सारे सिस्टम को डाउन कर दिया। रैंसमवेयर से वो सारा सिस्टम बंद हो गया। अब क्या हुआ, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। अचानक से सारा यूएस में फ्यूल ही नहीं। अगले दिन क्या होता है, अटैकर मेल करते हैं कि भैया हमें $5 मिलियन चाहिए, आप दे दो, हम अपना फ्यूल आपका सप्लाई ऑन कर देंगे। यूएस गवर्नमेंट को वो पैसे देने पड़ते हैं। यूएस गवर्नमेंट $5 मिलियन बिटकॉइन में रैंसम पे करती है। उसके अगले दिन क्या होता है, उन्होंने फ्यूल सप्लाई ऑन नहीं करी और गवर्नमेंट को मतलब बाइडन को आके इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यूएस में इमरजेंसी है, फ्यूल नहीं है, आप घर से मत निकलो। और 6 से 7 दिन लगा गवर्नमेंट को ये फिक्स करने में, और फिर जाके पाइपलाइन दोबारा स्टार्ट हो पाई। तो वो अटैकर मतलब उनको पकड़ा गया, फिर नहीं पकड़े गए वो लोग? कुछ बिटकॉइन रिकवर किया बट नहीं पकड़े गए। डार्क साइड नाम का हैकर ग्रुप था जिसने ये हैक क्लेम किया था, बट यूएस ने ये सारा जिम्मा रशिया के ऊपर डाल दिया। तो बेसिकली जब कोई मिलता नहीं है तो आप अपने एनिमी कंट्री पे ये सारा, मतलब गवर्नमेंट ही फेल हो गई पकड़े नहीं। हाँ, गवर्नमेंट भी जो भी इस तरह का रैंसमवेयर अटैक करते हैं वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। उनको पता है कि कैसे पकड़े नहीं जाना है, क्या करना है। तो आप कभी भी इस तरह के लोगों को पकड़ नहीं सकते। जो $5 मिलियन का यूएस की गवर्नमेंट से, वो आप समझ रहे हो कि कितना स्मार्ट ये तो बंदा अपने होगा। आप में ही एक मनी हाइस्ट जैसा वेब सीरीज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट कर दिया बंदे ने। अच्छा भाई, कुछ ये भी जो बैंक की वॉल्ट्स होती हैं जिसमें पैसे रखते हैं बैंक्स, तो वो भी ओपन हो सकती हैं हैकिंग के थ्रू। जैसे मूवीज़ में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं कि वो कंप्यूटर कुछ उन्होंने यूज़ करा, लैपटॉप यूज़ करा, कोड वोड डाला, खुल गई वो। तो ऐसा सच में होता है कि वॉल्ट वगैरह आप खोल सकते हो? बिल्कुल। जो भी इंटरनेट, देखो इस सारी डिवाइसेस को IoT डिवाइसेस हम बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर किसी केबल के थ्रू किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो वो हैक किया जा सकता है। जो भी कुछ कनेक्टेड है के फ़ोन को छोड़ के वो सब हैक किया जा सकता है। तो जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ भी हैकिंग पॉसिबल है। भाई थोड़े और डिवाइस बताओ। तो हार्डवेयर हैकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अपने पास जब भी हम कोई हार्डवेयर डिवाइस ओपन करते हैं उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। अब वो पोर्ट क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह का उसमें फर्मवेयर चल रहा होता है, नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे होते हो, तो उसमें कई बार सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो डिफरेंट डिवाइसेस से हम उन पोर्ट्स को कनेक्ट करके उनसे डेटा एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। एक्सफिल्ट्रेट एक मिलिट्री वर्ड है। एक्सफिल्ट्रेट बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं। तो जैसे एक जेटैग पोर्ट होता है, वहाँ पे हम ये डिवाइस जेटैगुलेटर को कनेक्ट करके डेटा निकाल सकते हैं। कुछ भी डेटा हो, चाहे पीसी में, फर्मवेयर में जो भी हार्डवेयर के अंदर डेटा है। जैसे आपने देखा होगा ना, हैकर कोई पेज वेज वॉल्ट यूनिट खोलते हैं और एक छोटे से चिप में कनेक्ट कर दिया अपने डिवाइस। अब उस चिप को वो डायरेक्ट एक्सेस करके कोई भी डेटा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अपने पास एक लॉजिक एनालाइज़र है। ये लॉजिक एनालाइज़र हमें लॉजिक बता देता है कि लाइक हमने डिवाइसेस पे कनेक्ट कर दिया, किस तरह का सिग्नल जा रहा है, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो हम इसके एनालिसिस करके दोबारा सिग्नल
मतलब लेट्स से कहीं कोई डिवाइस है जो इंक्रिप्शन कर रही है, तो हमने लॉजिक एनालाइजर लगाया और हमें स्क्रीन पर दिख गया कि ये इस तरह का पीक जा रहा है, मतलब सिग्नल ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, तो वहाँ से हमने उस इंक्रिप्शन मेथडोलॉजी को समझ गया और दोबारा उसको रिप्ले करके उस डिवाइस को हैक कर लिया। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई इसको नहीं कर पाऊँगा। तो अभी ज़्यादा टेक्निकल हो गया ये। अभी आगे चलते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप सभी ने देखा होगा, ये रास्पबेरी पाई है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जब भी मैं लैपटॉप कैरी नहीं कर सकता, मैं इसको कैरी करता हूँ। तो जैसा आपने पूछा वॉल्ट वगैरह को कैसे हैक करते होंगे हैकर, या फिर क्या करते होंगे, तो वो इस तरह के कंप्यूटर या इस तरह के छोटे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे साइड आप किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट करके कंप्यूटर बना सकते हो। और मतलब कोई भी टीवी है जिसके अंदर HDMI केबल है, इसमें कनेक्ट करो तो आपका जो टीवी है वो कंप्यूटर बन जाता है। बिल्कुल। और इसका एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस, इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको रास्पबेरी पाई बोलते हैं। तो ये हैकर बहुत यूज़ करते हैं, इसमें कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। कई जगह आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते, लेट्स से आप किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो तो वहाँ आप चेक कर लेते हैं कि ना लैपटॉप। और ये डिवाइस हैकेबल नहीं है। अगर आपने किसी डिवाइस को कंप्यूटर बनाया फिर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो कोई ऑपरेशंस, तो ये हैक नहीं कर सकते। नहीं, ये आइसोलेटेड डिवाइस है, ये आपके पास रहेगी। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आप इसको निकाल के अपनी जेब में डाल के वापस चले जाओगे। इसका कोई ट्रैक भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई लैपटॉप नहीं है। आप कंपनी का नेटवर्क यूज़ करोगे, जहाँ भी आप जा रहे हो उसका इंटरनेट यूज़ करोगे, और ये डिवाइस आप तोड़ के फेंक भी सकते हो अटैक परफॉर्म करने के बाद, या जो भी आप काम कर रहे हो। ये भी वाईफाई से चलता है? हाँ, ये भी वाईफाई से ये कनेक्ट। आसानी से अवेलेबल है, ये लीगल है वैसे इंडिया में? हाँ, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए लीगल है, ये डिवाइसेस आप मंगा सकते हो, बट आई बिलीव कि हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बट इंडिया में ये लीगल है। ओके। और क्या है भाई? और भी छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, अगेन हार्डवेयर हैकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको बस पायरेट बोलते हैं, और ये एड्रीनो है। इसमें हम किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी तरह का प्रोग्राम डाल के, लेट्स से हमें हार्डवेयर हैक करना है और हमें हार्डवेयर ब्रूट फोर्स करना है, तो उस तरह के प्रोग्राम को हम इस सॉफ्टवेयर में डाल के केबल के थ्रू कनेक्ट करके कर सकते हैं। सेम डिवाइस, ये सेम चीज़ हम इस डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं। पे बात कर लें क्या? हाँ, ये नहीं। निकाल लो ना, अब ब्रह्मास्त्र निकाल दें। ब्रह्मास्त्र निकाल दो। चलो, तो अभी आपने जितनी सारी डिवाइसेस देखी, इतना सारा डिवाइस देखा और काफ़ी सारी डिवाइसेस मेरे बैग में है, वो सारा काम ये छोटी सी डिवाइस कर सकता है। मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। मल्टीपर्पज़ डिवाइस, इसको फ्लिपर ज़ीरो बोलते हैं। ये काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, तो अभी इंडिया में अवेलेबल है, और मैंने एक्चुअली अभी डिलीवरी आई गेस रिज्यूम हुई है बहुत रिसेंटली, तो मैंने इसे अभी इंडिया में मंगाया। इस डिवाइस से आप लगभग सारी चीज़ें हैक कर सकते हो। जैसे कि बताओ एक बार क्या क्या। चलो मैं एक डेमो करके देखता हूँ। आपके पास एप्पल फ़ोन है? हाँ, अपना एप्पल फ़ोन निकाल लो बाहर। ठीक है। मैं तो जेब में डाल रहा हूँ, मेरा मत करना। तो इसमें कई सारे ऑप्शन और है, जिसमें एक एप्पल टीवी रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट। करूँ कनेक्ट? आप हैक ही कर लोगे फिर। तो जैसे भी आप, अगर मैंने एक्सेस नहीं दिया तो नहीं हो पाएगा? हाँ, तो नहीं हो पाएगा। बेसिकली कई सारे अटैक है, जैसे इसमें एक किचन सिंक अटैक अभी मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे अटैक है। तो किचन सिंक अटैक में क्या होता है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस की रिक्वेस्ट किसी भी एप्पल डिवाइस को भेजेगा। बहुत सारे डिवाइसेस रिक्वेस्ट आएगी एप्पल के पास, और कुछ देर बाद आपका फ़ोन क्रैश हो जाएगा, इतनी सारी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, फ़ोन ऑफ हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, और मैं की लॉगिंग या कुछ भी कर सकता हूँ आपके डिवाइस से, इन्फॉर्मेशन और अगर बचना है सेट कर सकता हूँ। बचना है तो अपना ब्लूटूथ हमेशा ऑफ रखो। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ ऑन करके रखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरह से। और फिर रखता हूँ मैं तो हमेशा। भाई इससे तुम वो भी कर सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन हैक वैक सब। यस, मैं करके दिखाता हूँ, वो बोलो तो। चलो ये एंड्रॉयड फ़ोन हैक करता हूँ अभी। ये एंड्रॉयड वाले ज़्यादा चौड़े होते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं हुई, हम तो बच गए। हाँ, इन्हें भी हैक करो पकड़ के। ये तो बिल्कुल वो होता है बच्चों का खेल, एंड्रॉयड हैक करना। केबल मिलते हैं। हाँ जी भाई, करते हैं अब जरा एंड्रॉयड हैक। चलो, वैसे तो आईफोन भी कर सकते हैं, बट इस डेमो के लिए मेरे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है। तो दो तरीके से हम इसको हैक कर सकते हैं। पहला तो इस डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ हम केबल से करेंगे। तो लेट्स से आपको एक फ़ोन मिल जाता है, आपने यहाँ फ़ोन चोरी कर लिया, आजकल लोग करते हैं। तो कनेक्ट करते हैं हम इस फ़ोन को यहाँ से, बट प्रॉब्लम ये है, आप देख रहे हो ना, ये लॉक्ड है फ़ोन एक्चुअली। तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है वैसे तो, बट मैं इसकी OTP ब्रूट फोर्स कर देता हूँ। इससे क्या होगा?
फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ओके, भाई थोड़ा सा इस तरफ कर लो, फिर से करना परफॉर्म भाई, ये आपने लिखा है। इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमने फ़ोन से इस डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है और मेरा फ़ोन अभी लॉक है। अब मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट रन करूँगा और ये पासकोड ब्रूट फोर्स करेगा। जैसे ही अनलॉक हो जाएगा मुझे बता सकते हो। अरे भाई हो भाई ये तो आपने चोरों को हो बढ़ावा गया, दे हो दिया। गया। अच्छा, अभी आप स्क्रीन पर देखते रहो, हम कुछ और करने वाले हैं साथ में। अच्छा, अभी फ़ोन अनलॉक हो गया। अब इसके साथ इस फ़ोन को मैं अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट अभी वो डेमो नहीं कर रहा हूँ। एक डेमो दिखाता हूँ मैं, आप सामने ही देखते रहो। स्क्रीन लॉक हो गई। कोई बात नहीं, आप बताना क्या दिख रहा है। गूगल दिख रहा है, वो खुल गया ब्राउज़र। इंस्टा। मेरा इंस्टाग्राम, तो मैं किसी के भी फ़ोन में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर सकता हूँ और इवन सब्सक्राइब भी करा सकता हूँ, लाइक भी करा सकता हूँ। ये हर फोन में आपका ही इंस्टा खुलेगा? यस, ओ फॉलोवर भी जेन्युइन बढ़ेंगे, फॉलोवर भी जेन्युइन ऐसा बढ़ भी नहीं सकते है फेक आ रहे हो। ये तो भाई यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। ये डिवाइस कितने का मिलता है वैसे? हैं। ये इंडिया में इंपोर्ट करने पे थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आई बिलीव 20-25,000 के अराउंड पड़ जाएगा। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक और डिवाइस है अगर वैसे। आप वायर यूज नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लूटूथ है, तो कितने डिस्टेंस पे कर लेगा ये? जो भी ब्लूटूथ की रेंज है, लगभग ब्लूटूथ की रेंज 30 मीटर्स तक होती है, तो आई गेस दूसरे कमरे से मैं कर सकता हूँ। वाह यार, भाई मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के। आपने जो हमें चीज़ें बताई हैं भाई, हमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और हमारी जनता से भी मैं बोलूँ भाई, थोड़ा अलर्ट रहो, किसी भी रैंडम कॉल्स को आंसर मत करो, जो फेक नंबर से कॉल्स आ रही है मत उठाओ, अवॉइड करो। और भाई मैं ऑडियंस से बोलूँ, ये पॉडकास्ट अपने तक ना रखें, इसको शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचा दें। और अगर आपको मज़ा आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और भाई को फॉलो कर लें। भाई का इंस्टाग्राम नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। और दैट इज इट। भाई आप आम लोग की वैसे हेल्प करते हो अगर कोई आपको रीच आउट करता है तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ मेरा गोल ये है कि मैं लोगों की साइबर सिक्योरिटी, जो कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, तो लोगों की हेल्प कर सकूँ इन साइबर फ्रॉड या साइबर अटैक से बचने के लिए। ऑसम भाई। और मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आप थोड़ा ध्यान से रहो, है ना? ठीक है जी, बाय बाय।